गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग डेली शाम 5 या 6 बजे के बीच में रेलवे के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उनका क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसी प्रैक्टिस सेट में हम लोग रेलवे के वो चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उनका डीपली से एनालिसिस करते हैं, जिससे हम लोगों को आने वाले एग्जाम में ये पता चल सके कि जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार आए थे और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डेली की तरह आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी क्लास को आपने लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए, क्योंकि सभी लोगों को रेलवे के आने वाले टाइम में एग्जाम देना है, वो चाहे एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो। एनटीपीसी का आपने फॉर्म भर दिया होगा मुझे उम्मीद है, और आने वाले एग्जाम्स में ये सारे जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है, पूर्ण संभावना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट टेन में आगे क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और आज हमारा ये चौथा सेट है। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्या वे सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, या फिर आपके ये एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, और इसमें आपको बता दिया जाए कि इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें आपका जीके जीएस का सभी प्रकार का क्वेश्चन होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड कंप्यूटर सारे क्वेश्चन आपके शामिल होते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पॉलिटी का, किसका है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें जो क्वालिटी का क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है, एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो हम जो इसके पहले के एनटीपीसी एग्जाम हुआ 2021 में, उसमें का क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है, और उसके पहले ईयर में आए हुए क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारे भारत की जो सर्वोच्च है कानून बनाने की संस्था है, कानून बनाने की जो संस्था वो किसे माना जाता है। तो आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन है। हमारे भारतीय संविधान को माना जाता है, या जो हमारे अम्बेडकर साहब के उपदेश थे शिक्षा की इसे माना जाता है, या संसद को माना जाता है, या सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो भारत का अगर पूछा जाए सर्वोच्च, तो सर्वोच्च इसमें माना जाएगा कि संविधान। किसको माना जाएगा, संविधान। आपका क्या होता है, संविधान सभी संस्था से भी क्या होता है, सर्वोच्च होता है। संविधान को हम लोगों ने क्या किया है, सबसे सर्वोच्च उपाधि दिया है, जिसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा पहला। और बात करें अपनी संसद की, तो हमारे संविधान में संसद की भी वर्णन किया गया है। हमारी जो संसद है वो एक संवैधानिक बॉडी है, जिसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके 2 सदन है, हमारी संसद के कितने सदन है, 2 सदन है। एक सदन को लोग राज्यसभा कहते हैं, और एक सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा कहते हैं। और बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 81 में है, और राज्यसभा का वर्णन अगर बोले तो कितने, आर्टिकल 80 में है। और इसे उच्च हाउस बोला जाता है, इसे अपर हाउस बोला जाता है, इसे अपर हाउस बोला जाता है, एंड इसे लोअर हाउस बोला जाता है। ये रहा आपकी संसद का पूरा वर्णन। और उसके बाद बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारी एक संवैधानिक बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट भी हमारी एक संवैधानिक बॉडी है। इसका वर्णन बात करें तो इसका जो वर्णन है आर्टिकल 124 में है। सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका जो कहाँ पर है, जो कि नई दिल्ली में है, और इसका भी वर्णन आर्टिकल 124 में दिया गया है, और ये भी एक संवैधानिक संस्था है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सुप्रीम कोर्ट में तब तक आप जजों की संख्या बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, और वर्तमान में भी जज बताना है, और वर्तमान समय के CGI भी बताना है। अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का जवाब, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपसे कूट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आने वाले एग्जाम में कूट वाले क्वेश्चन का महत्व बहुत ही रहेगा, क्योंकि कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी एग्जाम में शामिल किए जा रहे हैं, ये सभी एग्जाम में शामिल किए जा रहे हैं। और ये जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं इसको वही स्टूडेंट कर पाएगा जो थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ये आपका जो एक अभिकथन दे दिया जाएगा और एक कारण दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें अभिकथन कारण क्या दोनों सत्य है या दोनों गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं। आपका जो अभिकथन है वो क्या है, इसमें बोला गया कि आपका एक क्या अभिकथन है, आर क्या रीजन दिया गया है, और दोनों को पता करके क्वेश्चन का आंसर बताना है।
तो हमारा जो कथन है ये बोला जा रहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो क्या ये बात सत्य है? जी हाँ, हमारा जो संविधान है, संविधान के बारे में मैंने इसके पहले भी प्रैक्टिस में बताया है कि जो संविधान है ये पूर्ण रूप से बनता कब है? ये पूर्ण रूप से बनता है 26 नवंबर 1950 को। लेकिन क्या इसे उस दिन लागू कर दिया जाता है? जी नहीं, इस दिन इसे उस दिन लागू नहीं किया जाता है। इसे लागू कब किया जाता है? इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, जिस दिन हमारे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या होता है? लागू होता है। तो ये बात आपकी एकदम सत्य है, जो आपका अभिकथन दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है। अब चलते हैं कारण की ओर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 26 जनवरी को आपका जो भारत है वो गणतंत्र बना था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या यही रीजन है इसके पीछे? जी हाँ, इसके पीछे यही रीजन है। तो आपका कारण भी सही हो जाएगा और अभिकथन भी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये बात तो गलत है। अभी हमने बताया आपका कारण भी सही है, ए मतलब अभिकथन भी सही है, और जो आर आपका रीजन दिया गया है ये भी सही है। एंड अगला जो हमारा ऑप्शन है ए गलत है, ए गलत बता दिया इसमें, मतलब इसका मतलब ये भी गलत है। आगे ए आर और दोनों गलत है, दोनों गलत ये बता रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसमें बताया गया ए आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। जी हाँ, इसका इसकी व्याख्या सही कर रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बनता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि उचित व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर नहीं समझ नहीं रहेगा, उचित व्याख्या है। ठीक है, एंड जो आर क्या कर रहा है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्या बोला जा रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर नहीं समझ नहीं रहेगा, इसमें है समझ रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 1610 ईस्वी, या फिर इतने बोल सकते हो 1609 ईस्वी में इन्होंने पहली बार ब्रह्मांड का अध्ययन, इन्होंने पहली बार ब्रह्मांड का अध्ययन टेलीस्कोप से किया। ठीक है, जिसे किया दूरदर्शी से किया। एकमात्र ये एस्ट्रोलॉजर या बोल सकते हो वैज्ञानिक बोल सकते हो जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड का अध्ययन दूरदर्शी से किया। किसे किया? जिसे हम लोग टेलीस्कोप बोलते हो, इससे किया, टेलीस्कोप से किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया? जिसमें इन्होंने हमारी गैलेक्सी को देखा, जिसका नाम क्या था? बुध मेघला। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हमारी गैलेक्सी को देखा, जिसका नाम क्या था? बुध मेघला नाम था। इसको देखा, इसके साथ ही इन्होंने और क्या काम किया? इन्होंने हमारे जो बृहस्पति ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका नाम बृहस्पति है, इसकी खोज भी किया। इसके साथ साथ इसके 4 प्राकृतिक उपग्रह, कितने उपग्रह? 4 प्राकृतिक उपग्रह की भी खोज किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है कि जो गैलीलियो के साथ 1610 ईस्वी में इन्होंने टेलीस्कोप की सहायता से अध्ययन किया हमारे ब्रह्मांड का सोलर सिस्टम का, और इन्होंने एक ग्रह की खोज किया जिसका नाम क्या है? बृहस्पति नाम है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भी है। और इसके साथ ही इन्होंने 4 प्राकृतिक उपग्रह की खोज किया। कितने? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने प्राकृतिक? चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह। चंद्रमा का मतलब क्या था? उपग्रह होता है, सैटेलाइट जिन्हें बोला जाता है। हमारी सैटेलाइट, हमारी पृथ्वी जो है इसकी जो सैटेलाइट है इसका नाम चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा नाम है। और इसे क्या बोला जाएगा? उपग्रह भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उपग्रह बोला जाएगा। तो कितने उपग्रह की खोज किया? 4 उपग्रह की खोज किया। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एनटीपीसी एग्जाम 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ ये लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपसे पूछा जा रहा है पर्वत श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब ये आपको पूछा जा रहा है पर्वत श्रेणी का क्वेश्चन आ गया है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, जो कि कहां से निकलती है? जो कि आपकी निकलती है अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए हमारे भारत भी आई हुई है। और इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई अगर पूछा जाए कितनी है, तो लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। और किस देश में ज्यादा विस्तार है इसका? तो पाकिस्तान में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। क्या पूछा जा रहा है? पाकिस्तान में। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमारे भारत की, पाकिस्तान हमारे भारत की ओर स्थित है। पाकिस्तान हमारे भारत के, पाकिस्तान अगर हमारे भारत में पूछा जाए किधर है, तो ये रहा पाकिस्तान। और ये विस्तृत आपको पता है ये क्या होता है? ये आपका होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण, और ये होता है आपका ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। और इधर वाले विस्तृत क्या हो गया है? नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इसे हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोल सकते हैं?
उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, और उत्तर पश्चिम यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदुकुश जो पर्वत श्रेणी है ये हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट नाम है। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट नाम है। और अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन है, हमारे भारत की है केटू ऑस्टिन, ठीक है, केटू है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ऑस्टिन गॉडविन है। ये हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप बी के एग्जाम 2022 में, आरआरबी ग्रुप बी के एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सोलर सिस्टम से है। सपोज दैट सोलर सिस्टम से भी आपसे पूछा गया सूर्य, इससे पूछा गया है सोलर सिस्टम से भी सूर्य के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी परत है, अभी जस्ट जो सूर्य है हमारे सौर मंडल का अगर पूछा जाए, दाता पूछा जाए या फिर जब दाता पूछा जाए कौन है, तो सूर्य है। क्योंकि सूर्य की हिसाब से हमारे जो 8 प्लैनेट है ये भी क्या कर रहे हैं, जो हमारे 8 प्लैनेट है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 2 प्लैनेट और है, ठीक है। हमारे सौर मंडल का जन्मदाता हमारे जो प्लैनेट है ये किसके कारण चारों ओर अभी घूम रहे हैं, हमारे सूर्य के कारण घूम रहे हैं। और हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में अच्छे से डिटेल में एंड पढ़ाया है सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। हमारे सोलर मंडल में, हमारे सोलर मंडल का, सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और उसके बाद इसे हमारे सोलर मंडल का जन्मदाता भी बोला जाता है। इसको हम लोग 6 लेयर में बांट के पढ़ते हैं। इसकी कितनी परतें हैं, इसकी अगर परतें की बात करें तो सूर्य को हम लोग 6 परतों में विभाजित करके पढ़ते हैं, 6 परतों में विभाजित करके पढ़ते हैं। जो इसकी सबसे बाहरी परत है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक जो सबसे लास्ट परत है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छठवीं जो परत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और सबसे जो अंदर की परत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोन बोलते हैं। सबसे ज्यादा टेम्परेचर की बात करें तो कोरोन का ही होता है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होता है। इसके बाद में आपकी होती है रेडियोएक्टिव जोन, फिर होती है कन्वेक्शन जोन, फिर यहाँ पर आपका होता है, फिर यहाँ पर आपकी होती है क्रोमोस्फीयर करता है, यहाँ पर फोटोस्फीयर होता है, उसके बाद फिर क्रोमोस्फीयर होता है, फिर यहाँ जो लास्ट परत है उसका नाम क्या, कोरोना है। अगर बात करें कि हमें कौन सी परत दिखाई पड़ती है तो आपको दिखाई पड़ती है प्रकाश मंडल। कौन सी परत दिखाई पड़ती है, फोटोस्फीयर दिखाई पड़ती है, प्रकाश मंडल, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। और यही परत हमें दिखाई पड़ती है। तो देखो वातावरण के लिए तो हो नहीं सकता, स्थल मंडल आपको जमीन पे होता है, क्रोमोस्फीयर ये वायुमंडल है, ये हमारे एंड ये भी गलत ऑप्शन है। तो फोटोस्फीयर जिसे आप लोग क्या बोलते हो, प्रकाश मंडल बोलते हो, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश मंडल ये हमें क्या पड़ती है, दिखाई पड़ती है। और यहीं पर सन स्पॉट भी दिखाई मिलते हैं, ठीक है। काले धब्बे, सूर्य के जो काले धब्बे हैं, काला धब्बा अगर पूछा जाए कहाँ पर दिखाई पड़ता है तो फोटोस्फीयर पे ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद करते हैं हम लोग आगे सूर्य के बारे में। अगर और बात करें तो सूर्य की जो ऊर्जा निकल रही है इसका जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है जिसमें जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और सूर्य हमारे सौरमंडल का क्या है, जन्मदाता भी है। इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। और ये एक सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता नहीं है कि कोई भी जो पिंड होता है, ये आपका सपोज सन है, ठीक है। इसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वो अपनी किसमें चक्कर लगा रहे हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। वलय में चक्कर लगा रहे हैं, पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। पथ आपका बेसिकली एक रास्ता होता है, ये सीधा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बोलो। एंड अक्ष, एक्सिस पे चक्कर लगा रहे हैं। एक्सिस का मतलब होता है ये आपका प्लेनेट है और ये अपने इसी पे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी प्लेनेट है वो चाहे मरकरी हो या वीनस हो या अर्थ हो, ये क्या कर रहे हैं, एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। कक्षा बेसिकली आपकी क्या होती है, स्फेरिकल होती है, गोलाकार कक्षा होती है, स्फेरिकल होती है। और ये एक कक्षा जिसे हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो हमारा जो जितने भी प्लेनेट है ये क्या कर रहे हैं, सूर्य की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से हमारा पृथ्वी भी क्या कर रहा है, हमारा पृथ्वी भी सूर्य की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। वलय किसे बोलेंगे, कोई भी प्लेनेट के चारों ओर अगर किसी भी, वो चाहे धूलकण हो या कुछ छोटे छोटे पत्थर हो, इन सबका समूह एक छल्ला बनाया हुआ है, तो उसे हम लोग वलय रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। और ये जो रिंग है वो हमारे सैटर्न प्लेनेट है,
शनि ग्रह के चारों ओर है। शनि ग्रह के चारों ओर क्या है, रिंग है पाई जाती है, जिसे रिंग ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिंग ग्रह भी होते हैं। तो ग्रह अभी हमने क्या बताया कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, प्लेनेट को किसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो ऑर्बिट या कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और हमने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हमने शामिल किया है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल किया है, क्योंकि एनटीपीसी में कंप्यूटर के भी 2-3 से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं। तो आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर को हमने अच्छे से पढ़ाया है। कंप्यूटर को इस प्रैक्टिस सेट में मैंने विद्यार्थी जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, इसको तो आप उस प्रैक्टिस सेट में अगर आपने क्लास किया है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है सीपीयू के बारे में। सीपीयू के बारे में मैंने प्रैक्टिस सेट पहले में ही बताया कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क के अंदर बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है, या नर्व भी बोला जाता है। मतलब यही क्या कहता है, कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। और इसके जो मुख्य घटक है ये पूछा जा रहा है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू जो होता है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर के जो सीपीयू होते हैं इसका मुख्य घटक कौन होता है। तो यहाँ पर क्या है, मॉनिटर। तो सीपीयू आपको पता नहीं है कि सीपीयू कुछ ऐसे डिब्बे आकार का होता है। ठीक है, इसमें कुछ बटनें होती हैं, और ये जाके इससे कनेक्ट रहता है। ये कनेक्ट रहता है आपके मॉनिटर से। किससे रहता है, मॉनिटर से कनेक्ट रहता है। और इससे और क्या चीजें कनेक्ट रहती है, इससे आपके कीबोर्ड भी कनेक्ट रहता है, और इसी से आपका माउस भी कनेक्ट रहता है। ठीक है, इससे माउस भी कनेक्ट रहता है। ये रहा आपका मॉनिटर, ये रहा आपका सीपीयू, ये रहा आपका सीपीयू, और ये रहा आपका माउस, और ये आपका क्या है, ये आपका है कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड है। अब चलिए अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप इससे क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर रहा सीपीयू, और यहाँ पर क्या दे दिया, मॉनिटर दे दिया। तो क्या मॉनिटर और सीपीयू का कोई संबंध है, तो कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, नीचे कंट्रोल यूनिट एएलयू और कीबोर्ड। यहाँ पर कीबोर्ड आ गया, और कीबोर्ड और सीपीयू का कोई संबंध है, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। और आगे बात करें मॉनिटर, फिर से आ गया, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। और बात करें कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं। वो एएलयू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात कर रहा है। और बात कर रहा है मेमोरी की, चाहे कैचे मेमोरी हो या वर्ड और भी जो मेमोरी यूज होती है सीपीयू में, तो मेमोरी वगैरह सब सीपीयू में ही लगी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर के सीपीयू का क्या होते हैं, भाग होते हैं। और सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर जिसका काम क्या होता है आपको पता है। कंप्यूटर की पीढ़ी हम लोग आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के जो काम है उनको और स्लो और ये तेज काम करें, इसके ऊपर काम करें, इसलिए हम लोग कंप्यूटर की आगे जनरेशन में बढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछा गया है, इसमें कंप्यूटर की विशेषता या कंप्यूटर का जो वर्क है वो क्या नहीं है, कंप्यूटर में जो विशेषता या वर्क क्या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। चलो मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, ये ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया, इसे थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। अगला है एक्यूरेसी। क्या ये कंप्यूटर का काम नहीं है, मान लो आप कोई गणना करने के लिए देते हो कंप्यूटर को, तो अगर वो एक्यूरेसी नहीं देगा तो क्या आप वो कंप्यूटर का यूज करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये सच बात है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर का विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता है। और आगे बात करें डेटा स्टोरेज, तो आपको बताना चाहिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, वर्क कर रही है, डिजिटल वर्क कर रही है, वो अपने जो डाटा है वो कंप्यूटर में सेव कर रही है। बड़े बड़े कंप्यूटर जिसमें सुपर कंप्यूटर भी यूज हो रहे हैं, तो हम लोग डाटा सेव करने का प्रयोग कंप्यूटर में ही करते हैं। तो ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। और बात करें स्पीड की, तो स्पीड का जो स्पीड के लिए तो हम कंप्यूटर का काम करते ही हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपने खुद से स्पीड से काम कर पाए तो कंप्यूटर का सहारा किस लिए लें। ठीक है, तो इसलिए स्पीड के लिए कंप्यूटर का काम करते ही हैं। ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी। और बात करें इंटेलिजेंस की, क्वोशिएंट या इंटेलिजेंस की, तो एआई आपने सुना होगा। एआई के ऊपर कैसे काम किया जाता है, इसके ऊपर कंप्यूटर तो काम करता है, लेकिन इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए विशेष तरीके से कोडिंग की जाती है,
जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो ये भी कंप्यूटर ही है, लेकिन इसके लिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ही कंप्यूटर में आता। तो कंप्यूटर अगर ये ना हो तो अपना भी कंप्यूटर में इस जो विशेषताएं हैं, ये कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं, और ये तो कंप्यूटर के जो इंजीनियर्स होते हैं वो उसको कंप्यूटर में डालते हैं तब ये विशेषता आती है, ठीक है। एंड इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एआई जो इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता नहीं है, ये आप उसको अलग फीचर से डालते हो कंप्यूटर में। और बात करें ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की बात करें तो ये आपसे पूछा जा रहा है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, आर्ट एंड स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बुक से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपको जो जीके जीएस का पेपर बनता है इसमें बुक से क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ सकते हैं, लोक नृत्य से क्वेश्चन आ सकते हैं, फेस्टिवल से क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ड्रीम्स ऑफ माय फादर, ठीक है। एंड क्या पूछा जा रहा है, इनमें से पूछा जा रहा है, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसकी पुस्तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 के टाइम, 2016 के टाइम पर जो आपके डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उनसे पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं कौन होते हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम था, वो एक ब्लैक कलर के प्रेसिडेंट थे, श्वेत प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था बराक ओबामा। क्या नाम था, बराक ओबामा नाम था, जो कि रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। बराक ओबामा, इनकी पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी, सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टी नाम है, डेमोक्रेटिक पार्टी नाम है, जिस पार्टी के नेता कौन है, जॉय बाइडेन भी है। तो इन्हीं की पुस्तक कौन सी है, इन्हीं की पुस्तक है ड्रीम फ्रॉम माय फादर। क्या पुस्तक है, ड्रीम फ्रॉम माय फादर है। और बात करें नेक्स्ट और तो देखते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पुस्तक का तो सेव अमेरिका, सेव यूएसए, सेव अमेरिका इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है, सेव अमेरिका इनकी पुस्तक का नाम है। और अगर बात करें एंड ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये भी पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन इस बार फिर खड़े हुए हैं अमेरिका के चुनाव में। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो अगर पूछा जाए साउथ अफ्रीका का, जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, गांधी जी को बोला जाता है, इसी तरीके से नेल्सन मंडेला को क्या बोला जाता है, एंड फादर ऑफ साउथ अफ्रीका बोला जाता है। और नेल्सन मंडेला दिवस की बात करें तो 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एंड अगर इनकी बात करें इनकी ऑटोबायोग्राफी या बुक की, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी या बुक का नाम है ए लॉन्ग, क्या है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही क्या करते हैं, इनके यहाँ काले गोरे का बहुत ही जंग होता है स्टार्टिंग में, उसी को इन्होंने समाप्त किया था। काले गोरे के रंग के खिलाफ इन्होंने बहुत ही लड़ा था और ये अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं पहले, ठीक है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अगर इनकी बुक की बात करें तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी बुक का या ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये कहाँ बिलोंग करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। एंड इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंड इसमें से ऐसा कौन सा कपड़ा है, कौन से कपड़े का प्रकार है जिसे भारत एक्सपोर्ट करने पर गौरव करता है। और भारत आज भी जो हमारी केंद्रीय मिनिस्ट्री है वो इन सब पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है कि इसे क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं वो भी क्या करते हैं, इसके ऊपर एंड उद्घाटन करते रहते हैं, आए दिन क्या करते रहते हैं, नई नई स्कीम लाते रहते हैं ताकि हमारे भारत की ये जो कल्चर है, संस्कृति है, इन सब चीज़ों को बचाया जा सके। तो आपको बताना कि वह कपड़ा कौन था जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने के लेकर, ये तो दूसरा आ गया क्वेश्चन। चलिए हाँ ये पूछा जा रहा था कि एंड स्वतंत्रता के टाइम, स्वतंत्रता के पहले भी एंड हमारे गांधी जी वगैरह क्या करते थे, इन्हीं कपड़े के ऊपर क्या करते थे, बुन के या फिर इन्हीं का यूज करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि हमारे गांधी जी थे वो किस प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते थे पहनने के लिए। तो एंड क्या वो ऊन के कपड़े का प्रयोग करते थे, रेशम का, पॉलिएस्टर का। तो उतनी टाइम हमारे भारत के लोग उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे कि वो ऊन के कपड़े या पॉलिएस्टर के कपड़े बनाए, इसलिए उस समय वो लोग क्या करते थे, खादी के कपड़े यूज करते थे। किसका, खादी के कपड़े का यूज करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खादी हो जाएगा, खादी कपड़े, ठीक है। एंड खादी कपड़े इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसे भारत का गौरव भी माना जाता है स्वतंत्रता के टाइम, अभी भी माना जाता है। अगर हमारा भारत खादी के कपड़ों को एक्सपोर्ट या बनाता है तो सभी लोग एंड भारत काफी गौरव के यूज करता है। इसके बाद साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है ये एक
बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जो कि एक आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से क्वेश्चन है, आईएसटी से क्वेश्चन है। और ये पूछा जा रहा है कि जो आईएसटी है ये भारत का आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको माना गया है, और जो ये जीएमटी देखा है, जो ये ग्रीनविच मीन देखा है, ग्रीनविच मीन टाइम देखा है, ये भारत के किस स्थान से गुजरती है, इसे बोला जाता है ग्रीनविच मीन रेखा, ये बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को तिथि रेखा भी बोला जाता है, सॉरी इसको क्या बोला जाता है, टाइम रेखा बोला जाता है। इसी के द्वारा टाइम का निर्धारण होता है। ये हमारे पूरा रहा ग्लोब, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर ये है। अगर हम लोग किधर जाएंगे, पूरब की ओर जाते हैं तो 4 मिनट हमें क्या मिलता है, 4 मिनट बढ़ा हुआ मिलता है टाइम। अगर पश्चिम की ओर आते हैं तो 4 मिनट टाइम घट जाता है, क्या होता है, 4 मिनट टाइम घट जाता है 1 डिग्री देशांतर जाने पर। 1 डिग्री देशांतर अगर हम लोग इधर आएंगे पश्चिम की ओर तो 4 मिनट टाइम घट जाता है, और 1 डिग्री देशांतर अगर हम लोग पूरब में आते हैं तो 4 मिनट हमें क्या होता है, टाइम बढ़ा हुआ मिलता है। तो जो भारत है वो हमारे ग्लोब में कहाँ पर है, पूरब की ओर है। कहाँ पर है, भारत कुछ यहाँ पर है, पूरब की ओर है। और भारत का अगर पूछा जाए, भारत से जो टाइम वाली रेखा है कहाँ से गुजरती है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे बात किया जाए कहाँ से गुजरती है तो प्रयागराज, इसका आंसर प्रयागराज बोल सकते हो, नैनी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मिर्जापुर बोल सकते हो। तो ये कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर या नैनी से गुजरती है। और बात करें हमारे भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये हमारे भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनको हम लोग कुछ इस तरीके से याद रखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। पहला जो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे राज्य की बात करें तो एमपी है, तीसरे राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, और चौथे राज्य की बात अगर हम करें तो वो है आपका उड़ीसा, और पांचवें राज्य की बात करें तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, जीएमटी रेखा गुजरती है, ठीक है, जीएमटी रेखा गुजरती है। और बात करें कि हमारा जो भारत का समय है आईएसटी है वो जीएमटी टाइम से कितना आगे है, तो वो 5.5 घंटा, कितना 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, कितनी डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट आ जाता है, जिसे हम लोग 5.5 घंटा नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे जीएमटी टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से गुजरती है ये रेखा, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर राज्यों की बात करें तो टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्य हैं, ठीक है। और बात करें आपकी कर्क रेखा की तो कर्क रेखा आपको पता है 8 राज्यों से गुजरती है। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पूछा जा रहा है कि जो भारत है पूरे वर्ल्ड का, भारत जो है दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, हमारे एशिया का सबसे बड़ा देश है, तीसरा सबसे बड़ा देश है। और बात करें पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का पूछा जा रहा है कि ये कितने % एरिया को कवर करता है, भारत जो है पूरे वर्ल्ड का कितने % क्षेत्रफल कवर करता है, ग्रहण किया हुआ है, कितना % क्षेत्रफल ग्रहण किया हुआ है। और बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या का भी प्रतिशत आपको बताना है कि भारत में कितनी जनसंख्या, कुल कितने % जनसंख्या अपने भारत में ग्रहण किया हुआ है। तो देखो बात करें भारत की तो भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की बात करें तो भारत पूरे विश्व का केवल 2.4% एरिया ग्रहण किया हुआ है। कितना एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और बात करें जनसंख्या की तो भारत पूरे वर्ल्ड की 17.7% जनसंख्या ग्रहण की हुई है। कितनी जनसंख्या है, आप सभी को पता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 1.45 अरब है। कितनी है, 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या भारत की कुल है। और बात करें विश्व के सबसे बड़े देशों की तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है आपको पता है कौन सा है, रूस है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश की बात करें तो वो है अमेरिका, यूएसए जिसके नाम जानते हो। और चौथा जो है आपका चाइना है, पांचवा आपका ब्राजील है। और उसके बाद छठे की बात करें, छठा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और जो 7वां है वो कौन सा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि विश्व के जो टॉप 7 बड़े बिग कंट्री है कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो रूस है, रशिया जिसे आपको बोलते हो। दूसरा जो है वो आपका कनाडा है, दूसरा कौन है, कनाडा है। तीसरे की बात करें तो यूएसए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चौथे देश की अगर बात करें तो चाइना विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, चाइना विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। और पांचवे की बात करें तो ब्राजील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और छठे देश की बात करें तो
ऑस्ट्रेलिया विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है और सातवां हमारा जो सबसे बड़ा देश है कौन सा है, भारत है। कौन है, भारत, जो कि विश्व की टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट एरिया, 2.4% एरिया ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, जो कि कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है जिसे हम लोग प्लासी का युद्ध भी कहते हैं, प्लासी का युद्ध कहते हैं। और उसके बाद ये किसके बीच में लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। प्लासी का जो युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था, आपसे डेट भी पूछा जा रहा है। तो आपको बात करें कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध की। ठीक है, तो आपकी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध की, तो पानीपत का आपको तीनों युद्ध पता होने चाहिए, पानीपत के आपको तीनों युद्ध पता होने चाहिए। और बात करें आपके पानीपत के युद्ध हो जाते हैं, और बात करें तराइन का जो युद्ध है ये भी आपको पता होना चाहिए, तराइन का युद्ध, तराइन का जो युद्ध है ये भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और बात करें कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमुख युद्ध हैं, और भी युद्ध हैं, लेकिन इस क्लास में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध, तो ये लड़ा गया था प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ा गया था, तो सिराजुद्दौला और जो मराठा थे, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर अधिग्रहण किए थे मराठा, इनके बीच में क्या होता है, ये युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला जीत जाता है और मराठा को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, मतलब ये हार जाते हैं और सिराजुद्दौला जीत जाता है। और बात करें आगे की, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है 1761 में, इसके बीच में होता है ये सिराजुद्दौला के बीच में होता है, सिराजुद्दौला और किसके बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का पहला गवर्नर भी होता है आपका रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच में होता है। इसमें कौन हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। मीर जाफर जो इसका सेनापति है वो किससे पैसा ले लेता है, रॉबर्ट क्लाइव से पैसा ले लेता है, जिस कारण इसने इसकी जानकारी पूरी रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया था और ये क्या करता है, लास्ट टाइम में भाग जाता है, इसलिए ये युद्ध हार जाता है। और नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, आगे थोड़ा सा पॉइंट है कि पानीपत का तीन युद्ध होता है, कब होता है, एक 1526 में होता है, एक 1556 में होता है, और एक अभी हमने डिस्कस किया 1761, जो कि किसके बीच में होता है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। बात करें 1526 में, तो बाबर और किसके बीच में होता है, इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और बात करें द्वितीय युद्ध की, तो ये होता है अकबर और हेमू के बीच में होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, और बात करें तीसरी युद्ध की, तो एक सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। और बात करें तराइन का, तो ये भी दो युद्ध लड़े जाते हैं, एक 1191 में और एक लड़ा जाता है 1192 में लड़ा जाता है। पहले किसके बीच में लड़ा जाता है, तो ये लड़ा जाता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा जाता है। और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा जाता है। पहले युद्ध को तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन दूसरा युद्ध जीत जाता है। ठीक है, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। कन्नौज के युद्ध की बात करें तो ये 1540 में होता है, 1540 में होता है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, अहमद शाह अब्दाली और किसने युद्ध किया था। ठीक है, देखो अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, अभी हमने बताया अहमद शाह अब्दाली और किसने युद्ध किया था। ठीक है, तो ये जो युद्ध होता है ये बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के जो शासक हुआ करते थे सिराजुद्दौला और किसके बीच में होता है, यहाँ पर ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध दिया है ये थोड़ा रॉन्ग दे दिया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और क्या दिया है, मुगल दे दिया। ठीक है, तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ये 1761 के करीब होता है। और 1757 में आपको पता है, 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव बनता है। कौन बनता है, रॉबर्ट क्लाइव बनता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को स्किप करोगे और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में होता है, बंगाल का जो गवर्नर था अभी हमने बताया सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला, इसके बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करके लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भारत के नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, किससे है, भारत के नेशनल पार्क से क्वेश्चन है। और भारत का नेशनल पार्क पूछा जा रहा है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे छोटा कौन है, सबसे पुराना कौन सा है, ये सभी चीजें, और सबसे नया कौन है, ये सारे 4 पॉइंट हम आपको बताते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम है मानस नेशनल पार्क।
ये जो कि कहाँ पर है, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है जो कि, और उसके बाद बात करें सबसे छोटे की, तो साउथ जो बटन नेशनल पार्क है ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। और बात करें कि भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हो जाती है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और जो आपके चीते होते हैं इसको बचाने के लिए इस पार्क की स्थापना किया गया था, जिसका नाम बदलकर अब नया कर दिया गया है। नया नाम इसका क्या है, इसका जो नया नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और बात करें आपके जो गिर वाला है, तो ये आपका एशियाटिक लायन का संरक्षण के लिए गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये बनाया गया गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और बात करें, हमने बताया कि अभी हमने आपको एक लेटेस्ट बताना है। और जो लेटेस्ट है, जो आपका सबसे नया है, जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, वो कौन सा है, जो सबसे नया राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है देहिंग पटकई। कौन सा है, देहिंग पटकई है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि असम में स्थित है। असम के और राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो देहिंग पटकई हो जाता है, मानस हो जाता है, रुलक हो जाता है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाते हैं। ये सारे आपके असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क है। और आज की हमारी जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन था वो यही तक था। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, क्लास अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर प्लीज करो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसी तरीके की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि सभी प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको हम नहीं बनाते हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।